भी एग्जाम आ रहा है एडीओ वगैरह, काफी अच्छा इसमें से बनने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आता है तो तगड़े से बन जाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी वहां तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़कर वहां पर क्लिक नहीं हो रहा है दिमाग, पेन कलम दौड़ रहा है, हाथ में कपकपी हो रही है कि ये ले या ये ले। तैयारी को आप लोग रिपीट करोगे, बार बार इसको अभ्यास करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने कोशिश की, पढ़कर कोशिश की, कोशिश के बाद आप क्या करोगे, अभ्यास, रिवीजन, वो ज्यादा मायने रखता है। चलो हम देखेंगे आज एक, चलिए हम देखेंगे आज एक परजा जनजाति के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है परजा। इनका सीधा संबंध उड़ीसा राज्य से पड़ता है। उड़ीसा राज्य की सीमा पर रहने वाले जितने छत्तीसगढ़ के जिले हैं उनसे संबंधित है इनका रहन सहन, और उड़िया जो प्रभाव है इन पर सीधा सीधा पड़ा हुआ है। उड़िया का सीधा सीधा असर देखा जाएगा तो परजा पे है। पर जा रहा है, याद आया क्या, पर जा रहा हूँ मॉडल बनने, एकदम एग्जैक्ट। देखो मेरी छोटी सी बात तुमको यहाँ पर कितना अच्छा क्लिक करवा दी कि पर जा रहे हैं मॉडल बनने, मतलब इनमें मॉडली इनका पंचायत प्रमुख होता है। चलिए इसके अंदर अब चले हैं तो इनके अंदर की सारी चीजें अब लेते हैं, पढ़ते हैं। देखिए इनकी उत्पत्ति, ज्यादा इनके बारे में ऐतिहासिक बातें नहीं मिल रही हैं, ज्यादा प्रमाण इनके बारे में नहीं मिल रहा है, पर इतना जरूर है कि इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है, सूर्य देवता से हुई है। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आजकल आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं, पहले 5 आते थे, अब 4 आ रहे हैं। तो 4 ऑप्शन में अगर पूछा जाए कि सूर्य की उत्पत्ति हुई है, जिसमें होगा परजा, फिर एक हो जाएगा गोण, एक हो जाएगा कुछ कोई एक हो जाएगा कोई डोला, तो इसमें से आपको इसमें से मैचिंग करता हुआ एक आंसर लेना है परजा। परजा की उत्पत्ति सूर्य देवता से हुई है, ये है। अब देखिए भारत में निवास, ये भारत में ज्यादा बिखरी हुई नहीं मिलेंगी, आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगी और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलेंगी। ये देखिए, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जान रहे हैं जनजातियों के मामले में अव्वल नंबर पे है, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश, फिर बीच में छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उड़ीसा के क्षेत्रों में परजा, डोला, ये सब सारी जनजातियों का बहुत ज्यादा निवास है और सीमा पर लगा हुआ ये सारा क्षेत्र है और वहां से इनका आगमन हुआ है और यहाँ पर ये रहने लगी हैं। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में इनका निवास। चलिए छत्तीसगढ़ में इनका निवास देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सुकमा, ये बॉर्डर है पूरा, ये आप देख रहे हो यहाँ से लेकर जसपुर से, यहाँ से लेकर ये पूरा उड़ीसा राज्य है और इनकी बोली है ओड़िया। ओड़िया भाषा में संस्कृत का शब्द मिलेगा। सारे भाषा कहाँ से आए हैं, वैदिक संस्कृति से आए हैं, वैदिक संस्कृत से आए हैं। वहां से यह फोल्ड होते सब अपने अपने अलग अलग बंटवारा हो गया। पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, है ना, इस तरह से करके तो अलग अलग भाषा होते हुए उड़िया भी बना है। इसमें संस्कृत का आपको समावेश मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जितने सीमावर्ती जिले हैं इन पर इनका असर हुआ है। यहाँ पर लरिया देखे थे, लरिया बोली इन्हीं से प्रभावित होकर हुई थी, तो इनका मिक्स बोली है सब। अब यहाँ पर देखो ये जहां जहां रहती है वहां वहां विशेष विशेष बोलने लगती हैं, फिर सबसे ये सब प्रभावित है इनसे। तो ये यहाँ पर मिलेगी आपको सुकमा, जो परजा जनजाति है उड़ीसा से आकर यहाँ पर सुकमा में मिलेगी, बॉर्डर में, बस्तर के बॉर्डर में और कोंडागांव के बॉर्डर में, थोड़ा सा दंतेवाड़ा में। तो इस तरह से देख रहे हो बॉर्डर में आकर, बॉर्डर वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर हमने और भी जनजातियों को देखा है बॉर्डर में रहती हैं, लेकिन जब खास देखा जाएगा तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आधे में कोई और रह गई, आधे में कोई और रह गई, ऐसा होता है ना, सबका अपना पारा मोहल्ला बटा रहता है। देख रहे हो अपने क्षेत्र में ही जाओगे, साहूपारा, रसियापारा, अलग अलग पारा मिलता है, तो वहां पर आके बस जाती है। तो इस तरह से मान लो मिक्स तरीके से बसे रहती है। क्षेत्र इनका यही पड़ेगा, बॉर्डर वाला क्षेत्र पड़ेगा। ये देखो इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि परजा जनजाति का निवास स्थान कहाँ कहाँ पर है, तो ये सीजी व्यापम, पीडी,
FG 2024 में पिछले बीते वर्ष ही आया हुआ है। बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, जहां पर उड़ीसा का क्षेत्र लगा है वहां पर इनका निवास है। चलो इनकी जनसंख्या देखते हैं। ये बहुत कम इनकी जनसंख्या है, 1000 लगभग 1212, 12 कर लो, 12, ये बहुत कम जनसंख्या है। जिसकी जनसंख्या बहुत कम होगी उसको क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक बोलेंगे। भारत में भी अल्पसंख्यक जनजातियां हैं, अल्पसंख्यक जातियां हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म मानने वाले, जैनी, ये सब अल्पसंख्यक है। आपको पढ़ना पड़ेगा कि सबसे जनसंख्या का क्रम भारत के लेवल, आप अभी छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का क्रम पढ़े, अब भारत के लेवल में भी आपको अपना दिमाग ब्रॉड करना पड़ेगा कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या का क्रम कैसा है। तो सबसे पहले हिंदू वाले आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या आएंगे, उसका क्रम देख लेना, तुमको ये शायद ग्रामर में मिल जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में रहने वाले लोगों का क्रम क्या है। तो इसमें अल्पसंख्यक में आ जाएंगे जैन और बौद्ध, यहूदी, ये सब आ जाएंगे। चलो देखते हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, 1000 मतलब 12 कर लो, बहुत कम है। और ये जनगणना 2011 के अनुसार इनका आकलन किया गया है। देखो, पर्जा संस्कृत भाषा के पर्जा से ही उत्पन्न हुआ है। अगर पर्जा का बात देखा जाए तो पर्जा कोई छत्तीसगढ़ी शब्द नहीं है। पर्जा का जो नाम है परजा, ये छत्तीसगढ़ी शब्द नहीं है, ये डायरेक्ट संस्कृत शब्द है। संस्कृत को ही सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया गया है, पर्जा को ही पर्जा बोल दिया गया है। उसका अर्थ होगा प्रजा। अगर उसको हम आज की बोली भाषा में बोलेंगे तो अर्थ हो जाएगा प्रजा। प के नीचे र की मात्रा और ज में आ की मात्रा, ये प्रजा हो जाएगा। और संस्कृत में बोला गया इसको परजा, उसी को उठा के परजा आज तक चल रहा है। ये जानते हो कि गोड़ की उपजाति है, गोड़ की उपजाति बहुत सारे तुमको याद आ गए होंगे गोड़ की। हाँ, अबुझ माड़िया, रिवीजन कर लो यहाँ पर। एक तो खुद अबुझ माड़िया हो गई जिसका अध्ययन हो चुका है, इनके बारे में पलट कर देखना होगा आपको। अबुझ माड़िया, मुड़िया, ये तीन को तो एक साथ याद ही कर लो, अबुझ माड़िया, मुड़िया, माड़िया, ये एक साथ हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोरला, दो गोड़ क्वेश्चन आया हुआ है इसका, दोरला। परजा, ये आ गया परजा, जिसको हम आज अध्ययन कर रहे हैं, ये परजा आ गया। धुरवा भी इसी में है। पढ़ते पढ़ते यही स्लोगन टाइप का याद आने लग जाएगा और मिस्टेक कभी नहीं कर पाओगे, है ना। पढ़ते पढ़ते यही सब याद आने लगेगा, परजा, दुर्वा, धोला, सब कंडरा, देख लो, सब याद आते जाएगा अपने आप। चलो ये हो गया। इसमें जो उपजाति किसकी पड़ेगी? गोड़ की उपजाति हो जाएगी। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, लगता है बैटरी नहीं है इसमें। हेलो, बैटरी नहीं है इसमें ना। चलो ऐसे ही बोलते हैं, इसको बंद कर दो, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। अब इनके प्रकार जाते हैं, बंद कर दो, तेज आवाज आ रहा है इसका। चलिए इनके प्रकार देखते हैं। आवाज पहुंच रही है? हाँ, अभी इसका बैटरी वगैरह नहीं काम कर रहा है। प्रकार देखते हैं। परांगी परजा, प्रकार देख लीजिए क्या क्या है। परांगी, परांगी परजा, फिर बरंगी परजा। परांगी बरंगी हो जा रहा है एक जैसा उच्चारण में, परांगी बरंगी ऐसे करके परजा हो जाएगा। कोंड परजा और बदबा, बदबा परजा, कोंड परजा, बदबा परजा। फिर आएगा दिढ़ाई परजा, दिढ़ाई परजा, ये इसके प्रकार है या उपजातियां ही कह लो। धूर परजा, आगे आ गया धूर परजा। धुरवा और परजा को मिक्स रूप से बोला जाता है, एक ही जैसा इनका नामकरण होता है। तो धुरवा परजा यहाँ पर मेन हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जो परजा मिलती है वो धूर परजा होती है। छत्तीसगढ़ में जो निवास कर रही है परजा वो है धूर परजा है। ये बस्तर में धूर परजा निवास करते हैं। मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, आपको नोट्स बनाने में पूरा का पूरा काम आ जाएगा। चलिए बोली देखते हैं इनकी। परजी बोली है, परजा का बोली सीधे सीधे परजी हो जाएगा, कोई और ऐसी बोली नहीं आएगी। परजा का परजी कर देना है, परजी बोली। पर परजी क्या आसान बोली है? नहीं, यहाँ के सिंपल लोग तो उसकी भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। यूट्यूब में एक बार उनका बोली को सर्च मार कर देखना, कुछ नहीं समझ में आएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। किसी भी शब्द को आप समझ नहीं पाओगे।
थोड़ी सी चीजों को बस देखा जा सकता है, कुछ भी आ जाए हिसाब से समझ लें, लेकिन वैसा क्या उनमें उड़िया प्रभाव पूरा पड़ा। जब आप तेलुगु भाषा समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो, वैसे ही इनकी भाषा को आप नहीं समझ सकते हो, पूरी तरह से प्रभावित है उड़िया से। तो इनपे देखो ये परजी बोली बोलते हैं, पूरी तरह से उड़िया का असर है इस पर। और ये भाषा परिवार देख रहे हो बस्तर क्षेत्र में रहते हैं, जो बस्तर क्षेत्र में पूरी तरह से निवास कर रहे हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के सदस्य हो जाते हैं। अब तो सबको क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो गया कि मुंडा भाषा परिवार, फिर आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, सबका क्लियर हो चुका होगा। छत्तीसगढ़ का एक मैप बना लेना, अपने जब नोट्स बनाओगे इसको लिखोगे तो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ का एक बस हल्का सा मैप बनाना सीख जाना। मैप एक आधार होता है इंडिकेशन करने का कि आप चीजों को कहाँ पे दर्शा रहे हो। तो यहाँ पर परजा जनजाति को दर्शा देना कि यहाँ पे परजा जनजाति रहती है। और ये देख रहे हो ये मुंडा भाषा परिवार हो गया, मुंडा भाषा परिवार। यहां से इसको काट दो, ये हो जाएगा आर्य भाषा परिवार। और नीचे वाला सीधे सीधे हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। इसको इधर उधर नहीं करना, ये सब ऐसा ही है, फिक्स है, ठीक है। ऊपर नीचे मत कर देना कि मुंडा को नीचे कर दिए, द्रविड़ को ऊपर कर दिए, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही फिक्स है। और इसी में आपका द्रविड़ भाषा परिवार में परजा आ गई है, तो परजा को किसमें माना जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में सिद्ध हो चुकी है कि यहाँ रहती है। चलिए आगे देखते हैं। परजा जनजाति छत्तीसगढ़ में परधन कहलाती है। एक लाइन में याद रखना, ये IMP है कि परजा जनजाति को छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, तो परधन बोला जाता है। परधन, धन 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 लगा हुआ है, पर मतलब दूसरे का धन, उड़ीसा का धन याद कर लो, यहाँ पर उड़ीसा से आई है तो परधन हो गई, परधन। अब देखते हैं आर्थिक जीवन। सब जनजातियों को अपना आर्थिक जीवन चलाना होता है, उनके परिवार होते हैं, पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, सगा संबंधी होते हैं, सब में बच्चियों की शादी करनी है, तो कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए उनके पास कुछ ना कुछ स्रोत रहता है। ये ज्यादातर तुम लिख रहे हो, लिखने में व्यस्त मत हो जाओ, ये समय चला जाएगा, फिर बाद में लिख लोगे, बाद में लिख ही लोगे, लेकिन समझोगे कैसे, यूट्यूब में कोई नहीं समझाएगा, फिर यूट्यूब का यूट्यूब ही रह जाएगा। लेकिन पहले यहाँ समझ लो, तो बाद में रिपीट करके देखना, काफी असरकारक होगा ना। लिखने में बहुत क्या होता है, दिमाग बढ़ जाता है, एक पेन में जाता है और दूसरा इधर कान इधर चलते रहता है, तो दोनों का असर बेकार हो जाता है। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, पर कहने का मतलब यह है कि तुम्हें असरकारक रूप से याद होनी चाहिए, है ना। लिखने के लिए तो तुमको बहुत बहुत समय मिल जाएगा, लिख लोगे, इसकी फोटो कॉपी भी निकाल लोगे, लेकिन समय चला जाता है तो दोबारा बताने वाला या मार्गदर्शक उपस्थित नहीं होता है। चलिए देखो, यहाँ पे देख लो, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। तो परधन समझ में आ गया, परधन मतलब दूसरे का धन, मतलब उड़ीसा का धन है, ऐसा करके याद कर लेना इसको। फिर आर्थिक जीवन में देख लो, सभी अपने परिवार बच्चों का जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ उनको कमाना होता है, तो ये कृषि करते हैं। उसके बाद मजदूरी, मजदूरी इनका मोस्ट है, ये उतने ज्यादा विकसित नहीं है, उतने ज्यादा धनवान नहीं होते हैं, इनको जंगल या झाड़ियों या विरल क्षेत्रों में रहना पसंद है। सामाजिक दूरियां इनमें रहती हैं, मतलब ये क्या करते हैं, शहरों से अलग ही रहते हैं। ऐसा शहर हमको नहीं चाहिए जहाँ लोगों में बिखराव हो, ये अपनी ही कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। शहर में देख रहे हो, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो भावुकता होती है वो नहीं होती है, जीरो के बराबर होती है। ये शहर छोटा है, लेकिन कोई बड़े शहर में जाओ, बिग शहरों में, महानगरों में चले जाओ, किसी का किसी से कोई भावुकता नहीं है, कोई मतलब नहीं। कोई किसी के यहाँ अगर डेथ कर जाता है तो वो वैसा नहीं होता है जैसे लोग आकर उसके दुख को कम करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हो, जिसके यहाँ कोई खत्म हो जाता है तो उसका पूरा कम्युनिटी वहां पर आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको दिलासा देता है, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, दुख भी कम हो जाता है, दुख का पता नहीं चलता है वैसे में कि हमारे साथ हमारा सब कुछ है करके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कृषि कर रहे हैं, कृषि अपने जीवन यापन के लिए, शिकार चले जाते हैं, जंगल में छोटे मोटे शिकार कर लेते हैं, जिससे उसको बेच भी देते हैं और अपना परिवार का खाना पीना देखते हैं। वनोपज संग्रहण, जंगलों में तो पूरा भरा पूरा जंगल है छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पर कई प्रकार के वनोपज मिल रहे हैं। बांस तो वैसे ही सबको मिल जा रहा है, लेकिन वहां से कंदमूल, पौधों के छाल वगैरह, कुछ भी बहुत कुछ है जंगलों में, लेकिन जानकार होना चाहिए। और इसके सबसे ज्यादा जानकार बैगा जनजाति हैं, वो तो चुन चुन कर पूरा ले आते हैं। अब हनुमान जी को
जंगलों के बारे में तो कुछ नहीं पता था। जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को बोला गया कि संजीवनी बूटी आप उठा कर ले आइए दंडकारण्य के पठार से। यही तो है पूरा दंडकारण्य, जो आप बस्तर का क्षेत्र देख रहे हो, पूरा का पूरा दंडकारण्य का क्षेत्र है। रामायण के युग में इसका नाम था क्या, दंडकारण्य। तो हनुमान जी को नॉलेज नहीं था कि भाई संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, पूरा का पूरा वहां से उठाकर पहाड़ ही ले गए। तो ये होता है बिना जानकारी का नॉलेज। तो हनुमान जी को अगर पता होता कि यही पेड़ है तो उसको वो उसी चीज को लाते, लेकिन उनको कुछ नहीं पता था, तो वो पूरा का पूरा वहां का पूरा कम्युनिटी ही उठा कर ले गए और हैरान हो गए सब कोई। ऐसा होता है क्या, जानकारी का अभाव इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर बैगा बहुत जानकार होते हैं, जो जंगल में रहता है वो बहुत बड़ा जानकार होता है, इनको काफी जानकारी होती है अपने क्षेत्र के बारे में, कहाँ पर जानवर ज्यादा होंगे इनको सब पता होता है। तो जंगल में फ्रेंडली हो जाते हैं रहते रहते। मजदूरी तो करना है इनको अपने घर चलाने के लिए। बांस का देखो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो बांस का काम करने वाली एक जनजाति और मिल गई। देखो बांस का काम करने वाली काफी जनजातियां हो गई, कमार, धनवार, दोरला, परजा भी हो गई साथ में। तो यहाँ पर काफी जनजातियां मिल जा रही हैं। अब इनका पेय है पेज, जो इनका पेय होता है पेज, उसको खुद बनाती हैं, जो भी इनके घर में प्रोडक्ट उपलब्ध है खाने पीने का उसी से पेज बनाती हैं। और अपने जो जन्म मृत्यु संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, देवता का पूजन हो गया, और उसके बाद इनको सब अपने कम्युनिटी में अपना ये लेते हैं और इसको जाके बेच भी देते हैं, तो इनका कुछ पूंजी आ जाता है उससे। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक जीवन देख लो, पितृसत्तात्मक, सब कुछ सेम है कि इनका भी समाज पितृसत्तात्मक होता है, मतलब पिता के कुल गोत्र से इनका भी कुल गोत्र बढ़ रहा है आगे। जो स्त्री या जो युवती शादी करके आ रही है वो अब अपने पति के कुल गोत्र से आगे बढ़ रही है, उसका खानदान अब वो आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक हो जाएगा। विवाह देख रहे हो, अभी अधिकांश जनजातियों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों को विवाह को प्राथमिकता दी गई है, तो इनमें भी वही प्राथमिकता है। इसमें क्या हो रहा है, ममेरे फुफेरे का ऐसा कुछ मतलब गलत तरीका नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि उनके सामने है, इनके कम्युनिटी में बहुत प्राचीन समय से चल रहा है, हजारों साल पहले से ही ये प्रथा है कि ममेरे फुफेरे भाई बहनों में अच्छा कोई दिख रहा है, अच्छा हमको लग रहा है तो हम कर लेंगे, हम बाहर क्यों जाएंगे। रक्त की शुद्धता इनको समझ में आती है और सामने व्यक्ति पर्सन उनको दिखता रहता है, बहुत ज्यादा बिखराव नहीं रहता है, उसी कम्युनिटी में चले जाते हैं। देखो ये इनके रिवाज की बात हो रही है, सब में ऐसा नहीं है। फिर विवाह में देखो, विनिमय विवाह, विनिमय विवाह देख रहे हो, अदला बदली विवाह इसको बोला जाता है। अदला बदली विवाह है ये, मतलब इस घर की बेटी और इस घर की बेटी की बात हो रही है, तो यहाँ का बेटा बेटी, यहाँ का बेटा बेटी दोनों अदला बदली हो जाता है, दोनों एक दूसरे के भाई भाभी होते हैं, दोनों एक दूसरे के बुआ फूफा हो जाएंगे आगे, तो ये होता है अदला बदली विवाह। प्रश्न आया हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है, आपको देख रहे हो काफी काम हो जा रहा है आपको, ये तो ऐसे ही रट्टा रट्टा हो गया होगा। अदला बदली विवाह क्या होता है, इस घर की बेटी उस घर का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ पर अच्छे से याद हो गया। सेवा विवाह, यह भी सेवा विवाह क्या होता है ये भी पूछा जाता है। सेवा विवाह क्या होता है कि जब वर वधु मूल्य चुका पाने में असमर्थ होता है तो उसके एवज में उसको कुछ सेवा करना पड़ता है। तो लमसेना विवाह देखो कुछ जनजातियों में है, लमसेना विवाह। इनके में भी सेवा विवाह हो रहा है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए वधु मूल्य तो वो सेवा विवाह कर सकता है। फिर सहपलायन विवाह, यह प्रेम विवाह, ये प्रकार है। ये जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार का विवाह सब करें, ऐसा भी उनके में है प्रेम विवाह। और घुसपैठ विवाह देख रहे हो, यहाँ पर घुसपैठ विवाह कोरवा जनजाति में इसको ढुको विवाह बोला गया, मतलब जो युवती होती है वह अपने ससुराल पक्ष में जाकर चली जाती है और वहां पर कहती है कि मेरे को यहीं पर विवाह करना है, मेरे को आपका ही घर पसंद है, जो कि इनके परंपरा में है इसलिए ऐसा है। तो उनके माता पिता दोनों पक्ष के बोलते हैं कि चलो ठीक है, जब लड़की को पसंद है और लड़का भी पसंद है तो कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो करना ही है, तो ये परंपरा के हिसाब से यहाँ पर विवाह हो जाता है। अब देखो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह, इनके में भी विधवाओं के लिए अच्छी स्थिति है, मतलब महिलाओं का यहाँ पर अच्छा स्थान है, सशक्त है उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका जीने का अधिकार नहीं, यहाँ पर भी उनको जीने का अधिकार दिया गया है। देवर भाभी में भी हो रहा है, जैसे कि भाई की मृत्यु हो गई है तो भाभी वहां पर विधवा हो चुकी है, घर में एक देवर है दिख रहा है परिवार को,
तो देवर भाभी में विवाह कर दिया जाता है यहाँ पर। ये भी एक परंपरा है और आजकल तो ये फैशन के तौर पर विवाह हो रहा है, देख रहे हो। तो ऐसा इनके में कम्युनिटी पहले से है, जो आज अपना रहे हैं लोग यहाँ पर, तो पहले से है, सब कुछ पहले से है। फिर देखो यहाँ पर आगे युवा गृह पढ़े थे सब कोई? जब युवा गृह पढ़ रहे थे तो उसमें धागा बक्सर किसका था? हमने देखा था परजा। पंजा में हमने धागा को फंसाया था, अपने उंगली के पंजे पे धागा फंसाना, इस टाइप से याद किया था। और क्या क्या देखा था आपने? धूमकुरिया, धूमकुरिया युवा गृह था, याद आ रहा है? हाँ, उराव का था ये। हाँ, जब एक चीज पढ़ो तो पूरे याद आ जाए तो मैचिंग करने में आपको आसान होगा। ये मैचिंग में आपके आगामी एग्जाम में सब आ सकता है। घोटुल देखे थे आप? घोटुल किसका था? मुड़िया का था, बिल्कुल सही है। भुइया देखे थे, यहाँ पे रंग भंग कर लो, भुइया का। सब याद आ रहे हैं ना? हाँ, ये याद आना बहुत जरूरी है ताकि आप टिक लगाने में आपको आसानी हो। और जो मैचिंग करने वाले होते हैं, चार को मैचिंग करना है, यहाँ से आपको बन जाएगा। एक भी इधर उधर होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे क्योंकि आपको याद हो चुका है। ऐसे करके और भी है, जैसे धसल भाषा है एक। धसल भाषा बताओ। हारिया, बहुत अच्छा। हाँ, एक गीति होना है। गीति होना किसका हो जाएगा? बिरहोर का। बहुत सुंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आवाज सुनकर। बिरहोर, वीर गीत कर लिए थे इसको, वीर गीत से याद हो गया था। देखो तुमने इतने सारे क्वेश्चन को तुमने आसानी से बना लिया, मतलब याद आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी स्थिति है। ये ऐसा क्वेश्चन आने पर आपसे कभी गलत होगा ही नहीं। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर देवता देख लेते हैं। चलो देवता देख रहे हैं अब। देवता है इनके झांगर देव, झांगर देव, होंगर देव। भाई उड़िया शब्द मिलेगा आपको, झांगर होंगर ऐसे करके आएगा। लागी माता, लागी माता कुछ अलग अलग नाम मिल रहा है। लागी माता, दंतेश्वरी माता, बस्तर की माता को भी मान रहे हैं, दंतेश्वरी माता। तो देखो झांगर देव, होंगर देव, झांगर होंगर आ रहा है इसमें, परजा, झांगर होंगर, लागी माता और दंतेश्वरी माता, ये हो गया। इसमें गुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुनिया, गुनिया बहुत इंपॉर्टेंट। गुनिया क्या होता है? गुनिया मतलब समझ लो कि जो गिनती कर करके बताते हैं, कैलकुलेशन कर करके बताते हैं ना। आप कोई क्वेश्चन पूछने गए, क्वेश्चन पूछने गए किसी तंत्र मंत्र वाले के झाड़ फूक के पास, तो आपको देख के बताएगा रुक मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ये चावल रखेगा 5 हाथ में, एक तो फिर हटाएगा, इधर उधर करेगा, हटाएगा, फिर 5 रखेगा, ऐसे करके चावल का कैलकुलेशन करेगा। या जमीन में कुछ निशान बना बना के कैलकुलेशन करेगा, या अगरबत्ती हाथ में रख के बोलेगा रुक दाई बतावत हो, है ना, रुक दाई बतावत हो। रुक दाई बतावत हो। हाँ, अगरबत्ती है घूमत है, तोर पर लागल है, तोर पर बहुत बड़ा लागिस है, मोके ठीक करे के पड़ी। तो वही गुनिया है जो गुन गुन कर बताता है ना, गिन गिन कर बताता है। ऐसा करके याद कर लोगे तो गुनिया का हो जाएगा झाड़ फूक करने वाला। भाई जब तक आपका रोग नहीं बताएगा तब तक वो झाड़ेगा कैसे? आप अगर ठीक भी रहोगे ना, जाकर देखना एक बार, एकदम स्वस्थ रहना और जाके बताना कि मोके देख, मोके झाड़, तय का तो पूरे शिकार हंस, तय का तो पूरे बीमारी लागी से, है ना, तो फिर झाड़ ही देगा। जो भी नहीं होगा वो भी आ जाएगा मोर मानसिकता में आगे से कि हाँ नहीं था ये बीमारी तो भी था कहीं पर, ऐसे लगने लगेगा। चलो जानी, जानी भी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक संस्कार करने वाला, जो धार्मिक या पूजा पाठ करने वाला होता है वो जानी कहलाता है। जानी वो जान जानी वाला नहीं है, ये नाम है इनका जानी। ठीक है, जानी को याद रखोगे, काफी आईएमपी है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जानी किसका है, जानी किस संप्रदाय का धार्मिक संस्कार करने वाला है? तो परजा का है। ऐसे कर लो, परजा रहे जानी, कुछ कभी कर लो याद करने के लिए। चलो अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आ गया, भट्टनायक। इनके में बहुत महत्वपूर्ण कुछ कुछ चीजें मिलेंगी आपको। भट्टनायक, भट्टनायक कोई सरनेम नहीं है बल्कि क्या है, शुद्धिकरण करने वाला है। उनके घर में मृत्यु के बाद
शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ पर देख लो लोकल एरिया में नाऊ ठाकुर लोग शुद्धिकरण करते हैं, तो इनके यहाँ जो शुद्धिकरण करता है उसको बोला गया है भट्ट नायक। भट्ट नायक, इसको याद कर लोगे, भट्ट नायक। अब आते हैं त्योहार। त्योहार बिल्कुल सिंपल है, त्योहार में ज्यादा तूल ताल नहीं है इनका। एक जवारा है जो देवी माता का जवारा होता है, देखो दंतेश्वरी माता और लागी माता को मान रहे हैं। जब भी इनका आता है पूजन तो उसमें जवारा उगाते हैं और जवारा त्योहार मनाते हैं। जवारा को विसर्जन भी करते हैं, खूब नृत्य गान बान बजाना, ढोलक मंजीरा सब लेकर चलते हैं। दिवाली सिंपल है, ये बड़ा खाना त्योहार है, एक अलग सा त्योहार मिल गया। बड़ा खाना, खाना पीना से संबंधित है, जो जो जमीन से भूमि से उग रहा है अनाज, उसके बाद ये बड़ा खाना कर रहे हैं, तो ये एक आपको इम्पोर्टेंट मिल जा रहा है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। लुगरी, लुगरी क्या होता है? लुगरा लुगरी समझ गए? लुगरा मैंने साड़ी होता है ना, इनके में लुगरी बोला गया है लुगड़ी। लुगरी को लुगड़ी समझो इसको। लुगड़ी क्या होता है? महिलाओं की साड़ी के समान एक कपड़ा होता है। देखो ये परिजन जनजाति बहुत ज्यादा फैशनेबल नहीं होती है, इनको एकदम क्रिच लगा के कोई मतलब नहीं है। जीवन चल रहा है, सिंपल सी साड़ी जैसा कुछ बना लिए हैं, साड़ी भी बेकार है उनके लिए, तो क्या पल्लू क्या वैसा अलग तरीके से जीना है इनका। तो इनका जो भी महिलाओं का पहनावा होता है उसको लुगड़ी बोला गया है, लुगड़ी। फोड़े, फोड़े फोड़े मारना नहीं है यहाँ पर। फोड़े है पुरुषों का एक परंपरागत वस्त्र होता है प्रजा में। देखो इनको बहुत ज्यादा आधुनिक चीजों से लेना देना नहीं है, वो सिंपल कपड़े पहनते हैं, उनके पास ज्यादा आधुनिकता का कोई सवाल नहीं है, सिंपल कपड़ा उनका रहता है। तो कोड़े है पुरुषों का परंपरागत वस्त्र होता है। अब देखो ये गर्मियों के सीजन में तो वो भी नहीं रहता है, बहुत कम पहनते हैं, तो हापुड़ा बोला जाता है। जो सिंपल से कपड़ा पहनते हैं उसको बोला जाता है हापुड़ा। इनके पास पंखा कूलर का कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने जीवन में जैसे तैसे रहते हैं, अच्छा लगता है इनको अपना वही कम्युनिटी। तो पुरुषों के द्वारा गर्मियों में पहना जाने वाला वस्त्र हापुड़ा कहलाता है। चलिए बिहाव में चलते हैं। सबके यहाँ बिहाव होता है, इनके यहाँ भी बिहाव होता है। गीत मतलब इनमें जो गीत गा रहे हैं वो बिहाव गीत है। बिहाव गीत का मतलब जान गए, शादी विवाह के समय गाया जाने वाला बिहाव गीत। मतलब आपके क्वेश्चन में अगर आ गया कि बिहाव गीत का संबंध है, जो जान रहा है बन जाएगा, और जो बहुत अंग्रेज किस्म का व्यक्ति है उसको नहीं बनेगा। इसमें आपको अंग्रेज नहीं बनना है, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ का जो भी सीख रहे हो, आपको अंग्रेज नहीं बनना है, आपको बिल्कुल छत्तीसगढ़ी बनना है। क्यों छत्तीसगढ़ी पढ़ाया जा रहा है, सोचो हो कभी? क्यों पढ़ाया जा रहा है सोचो? बताओ, निवासी हो इसलिए पढ़ रहे हो? तो बाहर का भी आगे एग्जाम दे देगा, बाहर का भी। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए, संस्कृति से जुड़े रहने के लिए। अच्छा ठीक है, हाँ ये तो आप तो बहुत बड़ा भाषा बोल दी। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मध्य प्रदेश का भी कोई आके यहाँ पे एग्जाम दे देगा, वो भी तो आ जाएगा। उसको छत्तीसगढ़ी क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों जानना पड़ रहा है? भाई दूसरे स्टेट के भी तो भर सकते हैं, बस निवासी नहीं है, बस यही ना इसमें अंतर है। भर तो सकता है, एग्जाम में फाइट भी कर सकता है, और अच्छा पढ़ा हो गया, उसका अच्छी पढ़ाई होगी तो वो यहाँ पर नौकरी भी कर सकता है। क्यों पढ़ाया जा रहा है छत्तीसगढ़ी? यहाँ का कारण ये है कि आप जब पोस्टिंग ले लोगे तो आपको छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में जाना होगा। आप उनकी चीजों को नहीं जानोगे तो कैसे संप्रेषण होगा, कैसे अपनी बात उन तक पहुंचा पाओगे? शासन की योजनाएं आ रही हैं हिंदी भाषा में, लेकिन आपको उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण करके बताना होगा। उनके गांव में बिहाव चल रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि दादी तोर घर में बिहाव चला थे, ठीक है। तो उसको कितना अपनापन लगेगा, उसके अंदर अपनापन आया, लोगों के बीच में आप अपने जैसे हो गए, शासन की योजनाओं को भी पहुंचा पा रहे हो। तो वहां पर आपको अंग्रेज नहीं बनना है। इंग्लिश में बोल लोगे तो क्या होगा? एक गांव से बाहर निकाल, एक टूरीमन के बात हमके समझ में नहीं आए, सीधे सीधे, है ना? तो क्या कर लोगे बताओ? अंग्रेज बनकर भी क्या कर लोगे? तो उनकी लोकेलिटी में तुमको छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए। कैसे भी करके अपने बातों को उन तक पहुंचाना है तुमको, और उनकी बातों को समझना भी है। कभी कभी देखते हो हड़ताल स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि लोग बातों को समझ नहीं पाते हैं, चाहते क्या है। मतलब यहाँ पे चाहत भी छुपी हुई है ना, तो चाहना भी उनका, बातों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। चलो देखो यहाँ पर सोहर गीत। सोहर गीत का एग्जाम में आ चुका है कि सोहर गीत क्या होता है, ये भी IMP है और क्वेश्चन आ चुका है।
सोहर गीत क्या होता है? कुछ आ रहा है समझ में सोहर गीत के बारे में? बताओ, सब घर गृहस्थी से आए हो। विवाह संबंधित? गलत। हाँ, अगर विवाह संबंधी समझ रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। सोहर मतलब बच्चा जन्म के समय का है, ये शिशु जन्म का, यूं मान लो। ये शिशु जन्म से संबंधित हो जाता है, जान लो इसको। प्रश्न आए तो गड़बड़ मत कर देना। विवाह भी ऑप्शन में रहेगा, शिशु जन्म भी ऑप्शन में रहेगा। सोहर गीत का सीधा सीधा संबंध हो जाता है शिशु के जन्म से संबंधित जो गीत गाते हैं उसको सोहर गीत। आप अपने घर में रहते हो, ध्यान दिया करो कभी कभी कि क्या बोल रहे हैं घर वाले, किस टाइप से कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। इन चीजों से आप हटना मत, क्योंकि आपके पढ़ाई का विषय भी बन जाता है। भागोगे तो कहाँ तक भागोगे, यहाँ पर फिर आ जाओगे, यहाँ पर फिर पढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए, है ना। तो सोहर गीत का संबंध सीधे सीधे शिशु जन्म में गाया जाने वाला गीत होता है। अब कर्मा गीत तो सब आप जान गए हो, जो सारी जनजातियां कर रही हैं, प्रजा भी उसको कर रही हैं। जोगी गीत, जोगी गीत जो भी माता के पूजन के समय जोगी बिठाया जाता है तो जोगी के लिए गीत गाया जाता है, वो हो जाता है जोगी गीत। देखो, जब बस्तर का दशहरा आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना में माता की पूजा के लिए जोगी बिठाया जाता है। जोगी मतलब 9 दिनों तक वो जोगी माता की पूजा करता रहता है, जवारा का देखभाल करता है। गड्ढे में भी वो जाके उसको बैठना पड़ता है, मतलब बहुत कठिन कठिन पूजा है उनके लिए। और एक कन्या को कांटे के झूले में बैठाया जाता है जिसमें खीले लगे होते हैं, वो भी एक विशेष जनजाति की कन्या होती है। सबका काम बटा हुआ है। जोगी किसी अलग जनजाति का होता है। बस्तर क्षेत्र में माता का जो रथ बनता है, रथ यात्रा घूमती है, उसकी लकड़ी लाने वाला कोई और होता है, उसमें नक्काशी सुंदरता करने वाला कोई और होता है। रस्सी का जो निर्माण हो रहा है वो एक विशेष जनजाति करती है। इतने बड़े दशहरा पर्व को जो 75 दिनों तक चल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा पर्व होता है, उसको कई लोग मिलकर, कई जनजातियां मिलकर अपने अपने तरीके से निर्माण करती हैं, मतलब एक बहुत बड़ा पर्व हो जाता है। तो यहाँ पर जोगी गीत वहां से भी संबंधित है। जोगी का मतलब क्या हो रहा है, जो माता की पूजा करता है वो जोगी होता है। फाग गीत सीधे सीधे समझ में आ रहा है, होली पर्व के समय गाया जाने वाला गीत है। अब देखो त्योहार, यहाँ पे त्योहार कुछ अलग मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मिलेंगे, याद कर लो। हरि परबी, इसके में परबी आया है, यहाँ पर परबी, परब ना बोलकर परबी बोला गया, परजी भी तो बोला गया है, परजा परजी। तो हरि परजी ये धार्मिक एवं सामाजिक जो होता है वैसा पर्व है, जैसे कि अनुष्ठानिक है, धर्म से संबंधित पर्व है हरि परवी। दूसरा है छोवरा महोत्सव। छोवरा महोत्सव को खेती किसानी से संबंधित है, कृषि का जो उत्पादन हो रहा है उससे संबंधित है, नए फसल की शुरुआत के लिए ये मनाया जाता है और धरती माता को धन्यवाद अर्पित की जाती है और धरती माता से आशीर्वाद मांगा जाता है। आप जो धन अन्न धन देख रहे हो, लास्ट में यही आशीर्वाद मांगना चाहिए कि घर में अन्न धन का भंडारा भरा रहे। अन्न धन का भंडारा भरा रहेगा तभी तो आप लोगों के लिए काम कर सकोगे। इसीलिए तो आप नौकरी में आना चाहते हो कि मेरे पास अन्न भी आए और धन भी आए। तो अन्न धन का भंडारा उगाने वाले भी मांगते हैं और जो इसका उपभोग कर रहे हैं उन्हें भी मांगना चाहिए कि जो उगाने वाले हैं वो भी संपन्न रहें ताकि वो अपना काम को अच्छे से कर सके। एक यही चीज है जिसको फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। क्या चावल को फैक्ट्री में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। डुप्लीकेट कुछ चावल आ रहे हैं, लेकिन क्या वो चावल है? वो चावल तो नहीं है। जो धरती से डायरेक्ट उग रहा है वही चीज उपभोग करने के योग्य है, बाकी कोई खाने पीने का। उसके बाद तो वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें फोल्ड होकर बेसन बन रहा है चने का। अगर आप बेसन बना रहे हो तो चने का बेसन बना, लेकिन चना उगा कैसे? धरती से उगा। तो यही अन्न धन को मांगा जा रहा है जो धरती से उग रहा है। इसको कोई भी फैक्ट्री नहीं बना सकती। चना को कोई फैक्ट्री बना सकती है? नहीं बना सकती, लेकिन चने से बना प्रोडक्ट जरूर बना सकती है। लेकिन जो धरती से उग रहा है वो मेन प्रोडक्ट हो जाता है, उसकी कामना की जाती है यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बाड़ी उत्सव। ये फसल के सफल उगने के लिए होता है। जो उनके बाड़ी में फसल उग रही है उनका पूरा बाड़ा बाड़ी है, फसल की सफल उगने के लिए यह पर्व किया जाता है। होरा परवी, इसमें भी परवी लगा है, होरा परवी। ये होरा सीधे सीधे वैवाहिक तौर पे मनाया जाता है, जिसके यहाँ विवाह होता है और वो होरा परवी मनाता है। यहाँ पर जो वर वधू होते हैं बैठे रहते हैं एक जगह, उनको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये होता है होरा परवी। होरा परवी का संबंध सीधे सीधे विवाह से हो जाएगा।
अब देखो राजनीतिक जीवन, इसका राजनीतिक जीवन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मॉडुली अभी शुरू शुरू में मैंने पूछा था पर जा रहे हैं मॉडल बनने, एक बार में ही याद हो गया था। तो ग्राम के मुखिया या पंचायत प्रमुख को बोला जाता है माडुली। पर माडुली के पास कुछ खास बातें हैं, चलो देखते हैं क्या खास बात। माडुली का जो घर होता है उसके सामने एक पत्थर के देवता लगाए जाते हैं। इनके पास खास बातें क्या हो रही हैं, जो आपका पंचायत प्रमुख है माडुली, उसके घर के सामने एक पत्थर में कुछ बना हुआ देवता होता है जिसको बोला जाता है मुंडा। अब मुंडा जनजाति मत समझ लेना इसको, इसके जो इनके घर के सामने जो पत्थर में पखना में जो देवता एक स्थापित किया जाता है पंचायत प्रमुख के घर के सामने, खाली इन्हीं के घर के सामने रहेगा, बाकी के यहाँ नहीं रहेगा। तो उसको बोला जाता है, उस पत्थर के देवता को बोला जाता है मुंडा, और सिर्फ पंचायत प्रमुख मॉडली के घर के सामने ही होगा, ये उसका ये पहचान होगा। अगर आप इनके गांव कभी गए घूमने तो देख लेना, इनके घर के सामने ऐसे देवता रखे हुए हैं पत्थर में, समझ जाना कि यही वहां का पंचायत प्रमुख है। अब देखो वियरना मुंडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत आईएमपी हैं, मॉडुली और वियरना मुंडा। वियरना मुंडा क्या होता है, जो मॉडुली होता है पंचायत प्रमुख, उसके घर के सामने जो पंचायत बैठकी होती है, चौपाल लगाया जाता है, समस्याओं का निराकरण किया जाता है, जितने प्रपंच होते हैं और उसके बाद जो निर्णय होते हैं उसी को बोला जाता है वियरना मुंडा। ये मुंडा यहाँ से संबंधित हो गया, ठीक, मुंडा भी ले लिए और यहाँ पर वियरना हो गया, दोनों को मिला के बोला गया वियरना मुंडा। मतलब पंचायतों की कार्यवाही के लिए लगने वाला चौपाल है ये। अच्छे से याद रखना कि वियरना मुंडा क्वेश्चन में आएगा कि वियरना मुंडा क्या होता है, तो पंचायत प्रमुख के सामने लगने वाला चौपाल होता है, ना कि ये कोई पर्व है, ना कि कोई व्यक्ति का नाम है, ये चौपाल का नाम है। देखो कुछ इस तरह से गांव में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जो पंचायत प्रमुख होता है वो इस टाइप से चौपाल लगाते हैं, और जो उनके घर के सामने देवता का पत्थर होता है वो मुंडा होता है, समझ लेना कि वो इनका घर है और यहीं पर चौपाल लगेगी, वहीं पर हो जाएगा वियरना मुंडा। समझ गए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान सी चीज है, नाम बस फर्क है, जो आप पढ़ रहे हो वही है, नाम का अंतर है। वियरना मुंडा को बहुत अच्छे से याद रखना, चौपाल का नाम है, किसमें, परजा जनजाति में, ठीक है। तो इसको आप फिर से एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, आने वाले क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे।